नमस्कार आदाब, मैं हूं इजहार खान। आप सबका स्वागत करता हूं अपना विचार यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग आए हैं मिलने के लिए परिवर्तन योगेश एनजीओ एवं साथ में पीटा एनजीओ को चलाने वाले संरक्षक श्री चंद्रभूषण मिश्रा जी से। तो आइए कुछ खास बातचीत करते हैं हम लोग चंद्रभूषण मिश्रा जी से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपने मुझसे मिलने का विषय रखा, इसके लिए आपका आभार। सर, जो परिवर्तन योगेश एनजीओ आपकी चलती है, तो उस परिवर्तन योगेश योजना का क्या है, क्या सिस्टम है, ये एनजीओ कैसे चलता है? परिवर्तन योगेश संस्था जो है वो केंद्रीय कार्यालय उसका दिल्ली है, लेकिन वो हिंदी भाषी सभी राज्यों में काम करती है। और सभी राज्यों में उसके कार्यक्रम के मिशन ऐसे हैं कि बहुत बड़े बड़े एनजीओ हैं, बड़े बड़े काम हैं, वो ऐसे काम कर रहे हैं जो बड़े लोगों में जाए, जो जिसका दिखावा तो बड़ा हो सके। लेकिन वो संस्था ये सोचती है कि हम ऐसे काम करें जो समाज के निर्माण की निचली इकाई जो है, सबसे नीचे जो तबका है, जो वर्ग है, उस वर्ग को एक आधार मिले। तो उस आधार बनाने के लिए इस संस्था, जैसे माँ की रसोई, हमारी जो पुरातन कहानियाँ हैं जो हमें संस्कार के लिए आगे बढ़ा सकती हैं, उस पे काम करती है। साथ ही ये संस्था देश के तमाम हिस्सों में जो एक्टिविस्ट हैं, जो सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनको एक ऐसा सम्मान देना चाहती है कि उस सम्मान के आधार पर उनको लगे कि पूरा हिंदुस्तान उनको जानता है। और इस प्रक्रिया में वो लगी हुई है और वो निरंतर इस दिशा में काम कर रही है। वो तमाम जैसे बच्चों की नैतिक शिक्षा का कार्य चलाती है, उसके बाद एक बाल संस्कार शाला चलाती है जो देश के तमाम हिस्सों में चल रहा है। अब तो यूपी में भी चल रहा है, यहाँ भी वो संस्कार शाला चलता है। और उस संस्कार शाला में हम बच्चों को माने एक संस्कार सिखाते हैं, कैसे उठना चाहिए, कैसे बड़ों से बात करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, साफ सफाई कैसे होनी चाहिए, और कैसे आप अपने को दूसरे के सामने रखेंगे तो आपको अच्छा बच्चा कहेगा। ये हम मिशन चलाते हैं। जैसे आपने बताया बाल संस्कार शाला, तो ये चलाने की मोटिव क्या है? क्या बच्चों को उनकी माँ बाप के द्वारा वो परवरिश नहीं दिया जा रहा है कि ये आपके जो एनजीओ है या जो आपकी संस्था उसके द्वारा सिखाया जा रहा है? एक रचना में एक शब्द बोल के आपको, नन्हे मुन्ने जग रखवाले कभी न तुम तो डरना, जब भी काली रात डराए चीर के आगे बढ़ना। मेरी ये एक रचना है जो मैंने बच्चों के लिए लिखा था। इसका मतलब सर ये है कि जो छोटे बच्चे हैं उनको हम प्रेरणा देते हैं कि आप डरो नहीं, अच्छा कुछ करो और निरंतर बढ़ो। तो हम सबका मानना ये है कि ये निरंतरता तभी आएगी जब वो बात को समझेगा। आज आप जानते हैं ये कोई छिपी बात नहीं है, हम किसी भी कौम, कम्युनिटी और विचारधारा से हों, धनी हो गरीब हो, हमारी शिक्षा पद्धति ऐसा हो गई है कि बच्चे घर की वास्तविक परिस्थिति को छोड़ के बाहर का परिवेश जीने लगे हैं। पिज्ज़ा खाना, चाउमीन खाना उनकी पसंद बन गई है, जबकि ना वो स्वास्थ्यवर्धक है और जबकि उससे अच्छे स्वास्थ्य की चीज़ें हमारे घर में उपलब्ध है। कारण क्या है? हमारा उनसे दूर जाना। जब हम उनसे दूर जाएंगे हमारे बच्चे दूर जाएंगे। तो इस संस्कार शाला में हम लोगों ने एक योजना बनाया कि हम बच्चे को खान पान से रहकर रहन सहन कैसा हो, बोल चाल कैसे हो। नमस्ते, तो नमस्ते अगर हम बोलते हैं तो वो भाव नमस्ते का पता रहेगा, तभी तो बच्चा अच्छा बोलेगा। आदाब वो तभी बोलेगा जब उसको वो अदब पता हो, पता लगा हाथ इधर है, पाँव उधर है, चल रहा है कहीं और बोले जा रहा है, तो वो चीज़ अच्छा नहीं। चंद्रभूषण जी, बच्चे के पिताजी को अभी डैडी सुनना बड़ा पसंद है। देखिए, मम्मी बोलना बहुत पसंद है। सिर्फ परिभाषाएं बदल देने से आज़ादी नहीं मिलती। आज़ादी के लिए विचारों में आज़ाद होना पड़ेगा। हमारा संस्कार और संस्कृति इतना बड़ा है भारतीय, जिसमें हम किसी धर्म संप्रदाय से दूर नहीं है। हम सभी, अंग्रेजियत भी हमको पता है, हम उर्दू की अदब भी जानते हैं, हिंदी की रस्में भी जानते हैं, हम सभी चीज़ जानते हैं। लेकिन दुर्भाग्य क्या है कि जो हमारे यहाँ उपयुक्त नहीं है, जो हमारे यहाँ अच्छा नहीं है, उसको हम लोग आज स्वीकार कर ले रहे हैं।
बड़े लोगों को लिख लीजिए, डैडी क्यों नहीं सुनना पसंद करेंगे जब हम लिव एंड रिलेशन की बात को स्वीकार कर रहे हैं, जबकि रखेल गाली हुआ करता था और जो है ये स्वीकार हो गया। हम जो स्कूलें, जो इंग्लिश स्कूलें आती हैं, वो उनका एक बौद्धिक पक्ष जो था, उसकी विचार जो थी, जो क्रिश्चियन मिशनरियों ने जो स्कूल शुरू किया उन अवैध बच्चों के लिए था जिनके माता पिता नहीं होते थे। और आज हमारी सारी मिशनरियों के स्कूल हम इसलिए स्वीकार कर ले रहे हैं कि हमारे बच्चे वहाँ जाके थोड़ी अंग्रेजी सीख जाएंगे। क्या हमारी अदब के बाद अंग्रेजी सीख जाने से क्या विश्व में बहुत ज़्यादा विकास? अंग्रेजी एक अच्छी चीज़ है, अंग्रेजी भाषा के रूप में सीखिए, बोलचाल के विषय में सीखिए, लेकिन संस्कृति के लिए हमारे घर का परिवेश, हमारे देश का परिवेश और हमारे समाज का परिवेश जरूरी है। बच्चों को हम सब ये सिखाने में कोशिश कर रहे हैं। यही वजह है कि आपकी संस्था राष्ट्र, संस्कृति एवं समाज हिंद समर्पित संस्था चलती है। जी बिल्कुल, हम सब मानते हैं। हम लोगों पर एक छोटा आरोप भी कई बार लगता है कि हम भारतीयता को लेकर के, जो आजकल दल में है, जब राष्ट्रवाद कह दिया जाता है तो एक दल की बात हो जाती है, लेकिन हमारी विचारधारा वैसा नहीं है। हमारी विचारधाराएं, संगठन तो सामाजिक सोचना चेतना से होती है। जहाँ जिस तरह की आबादी ज़्यादा है वहाँ उस तरह की पद्धति की प्राथमिकता होनी चाहिए। वो पुस्तकों में भी होनी चाहिए, भाव भावना में भी होना चाहिए और रहन सहन में होना चाहिए। जैसे हम सब अभी एक मान करके चलते हैं कि हम सब जब इस भावना से काम करेंगे तो निश्चित है कि माँ पिता तो सबके हैं, चाहे किसी वर्ग में हो, तो उनका आदर होगा, तो बच्चा आदर करना सीख जाएगा। तो आदर करना सिखाना हमारा उद्देश्य है। हमारा भारत को किसी अलग नज़रिए से देखना और विचार से देखना हमारा उद्देश्य नहीं है। चंद्रभूषण जी, लोगों को मॉडर्न या वेस्टर्न सिविलाइजेशन, वेस्टर्न कल्चर उन्हें बहुत पसंद है और आप उन्हें अपने जो है संस्कृति में ला रहे हैं, तो इसका मतलब क्या वह पीछे जाएंगे या आगे? उन्हें लगता है कि वेस्टर्न कल्चर के अंदर हम जा रहे हैं तो हम अपने आप को बहुत मॉडर्न बना रहे हैं, तो आपका क्या प्लान है? 52 बच्चा समझ जाता है और 52 जब कहा जाता है तो वो बोलता है कि क्या, लेकिन उसका दूसरा पक्ष आप देख लीजिए। दिन भर में घर की बोलचाल भाषा क्या है, हमारी रहन सहन की पद्धति क्या है। अब इसमें एक बुराई आती जा रही है कि हम पिछड़ नहीं रहे हैं, हमारी शिक्षा मॉडर्न हो। मॉडर्न शिक्षा का मतलब क्या है? हमको हिंदी भी आए, इंग्लिश भी आए और हमारा अपना संस्कार भी आए और हम विदेशी चीज़ को भी समझ पाए। ऐसा ना हो कि हम विदेशी चीज़ तो अपना लें लेकिन अपनी चीज़ें सारी नष्ट हो जाएं। तो ऐसा विकास किस माने का? अपना घर बिक जाए और होटल में जाके 2 दिन के लिए रह करके हम ये मान लें कि हमारा तो बहुत विकास हुआ। तो मेरा ये मानना है कि मेरा घर भी आबाद रहे और होटल भी कभी कदार के लिए तो ठीक है। यानी कि जो वेस्टर्न कल्चर है, वो वेस्टर्न कल्चर जो आज के युवा अडॉप्ट कर रहे हैं, वो सही है या गलत है? देखिए, वेस्टर्न का मतलब ही पश्चिमी सभ्यता जो है वो सभ्यता उनकी सभ्यता है, लेकिन हमारी सभ्यता क्या है? हमारी सभ्यता पूरे विश्व की सभ्यता से जुड़ी हुई है। हमारे यहाँ हर सभ्यता के लोग रहते हैं, तो हमको तो कोई पिछाड़ नहीं सकता है। हम कभी, भारत कभी पीछे नहीं हो सकता है इस मामले में, एकदम आप सुनिश्चित रहिए। क्योंकि हमारे यहाँ क्या है, आप बनारस के पड़ोस में हम लोग रहते हैं, आप बनारस चले जाइए, गलियों का सबसे खराब एरिया मिलेगा, वहाँ भी मिल जाएगा हाय हेलो करने वाला एक रिक्शा वाला, और अपने काम भर का अंग्रेजियत बच्चों को बता देगा, यात्रियों को बता देगा और दर्शनार्थियों को बता देगा और पर्यटकों को बता देगा। तो क्या है, मॉडर्न होने का मतलब ऐसा नहीं है कि वो पैंट फाड़ लीजिए, ऐसी जगह फाड़ लीजिए जहाँ की आप लज्जा का विषय बन जाए, बल्कि उसका अर्थ ये है कि आप अगर पैंट फाड़ना ही है तो उसको देखिए जिसके पास पैंट नहीं है और मजबूरी में फटा पहन रहा है, तो आप उसको पैंट उपलब्ध करा लीजिए, अपने में से थोड़ा काट के उसको दीजिए और उसके पास भी पैंट हो जाए, आपके पास भी पैंट हो जाए। मेरे ख्याल से पश्चिमी सभ्यता और भारतीय सभ्यता में ये दोस्ती होनी चाहिए। ये नहीं होनी चाहिए कि अपना अच्छा वाला पैंट फाड़ के हम मॉडर्न बन जाएं और ऐसा युवा बन जाएं कि पता लगे कि नंगा होकर घूमे, मम्मी भी शर्मिंदा, पापा भी शर्मिंदा। लेकिन अब चूंकि मम्मी को मम्मी कहलाना अच्छा है, पापा को पापा कहलाना अच्छा है, तो दोनों खुश हैं कि भाई बेटी अब नंगी है तो क्या है, मम्मी पापा कह तो रही है। तो आप समझ लें कि मम्मी पापा में कितना दम है। अरे हम लोग अम्मी कह लेते हैं, कोई माँ कह लेता है,
कोई पापा कह लेता है, कोई पिताजी कह लेता है। तो हमारी संस्कृति ज़्यादा है, हमारे पास बहुत शब्द हैं, भाव हैं। हम लोग उतने गरीब नहीं हैं जितना वेस्टर्न कल्चर हमको दिखाता है। वो उनकी ज़रूरत हो सकती है, हम उनकी तरफ जाएं, हमारे पास तो सारा चीज़ पहले से। आप उनके ड्रेस कोड के ऊपर सवाल उठा रहे हैं कि उन्हें ऐसी ड्रेस कोड नहीं पहननी चाहिए। देखिए भैया, आपकी जो पसंद आप कर लें, स्वतंत्र नागरिक हैं, विश्व अब वो मानवाधिकार वाला है। लेकिन देखिए, आपकी आज़ादी की भी एक सीमा होनी चाहिए। अब वो कोई गर्म प्रदेश में रहता है और वो बनियान पहन के घूम रहा है, और आप ठंडे प्रदेश में रहते हो, आप बनियान पहन के घूमिए, दोनों में क्या समस्या है? आप समझ रहे हैं कि आप अतिवादी हैं, आपको जो नहीं करना चाहिए वो कर रहे हैं। तो ये परिवेश के अनुसार सब चीज़ें अच्छी लगती हैं। जहाँ वैसा परिवेश है आप बिल्कुल अपनाइए, लेकिन जहाँ वैसा परिवेश नहीं है, अगर वहाँ वैसे करेंगे तो कुछ लोग आपको अच्छा इसलिए कह देंगे कि हो सकता है उनको नंगापन पसंद हो, लेकिन जिनको नहीं पसंद होगा वो तो कहेंगे कि भैया ये नंगापन ठीक नहीं है, थोड़ा सा पहन लेते तो अच्छा रहता है। परिवर्तन योगेश इस चीज़ को रोकता है, ये जो मॉडर्नाइजेशन या फिर जो ऐसी जो ड्रेस कोड है उस चीज़ को रोकता है परिवर्तन योगेश? हम किसी लकीरों को मिटाने पर विश्वास नहीं रखते, हम नई लकीर खड़ा करने पर विश्वास करते हैं। हम चाहते हैं कि बच्चा अंग्रेजी स्कूल से पढ़कर आए और उसको अंग्रेजी भी आती हो, लेकिन घर आकर के वो हेलो कहे तो लगे कि हेलो कहने के साथ वो ये भी कह सकता है प्रणाम, नमस्ते। तो जब ये कहें दोनों एक साथ प्रयोग करेगा तो उसका विचार बड़ा होगा, उसकी व्यवस्था बड़ी होगी। हम किसी को रोकते नहीं हैं, लेकिन हम इतना जरूर करना चाहते हैं कि हम उससे बढ़िया संस्कार देंगे। हमारा पैजामा, हमारा कुर्ता, हम लोग ईद मनाते हैं, होली मनाते हैं, बढ़िया बढ़िया परिवेश, उसको मंगल परिवेश कहते हैं हिंदी में, कि ऐसा परिवेश जो हम त्योहारों में पहन लेते हैं। तो हमारा वो परिवेश है, तो हम लोग उसको पहनते हैं। हम लोग ईद मनाने चलते हैं तो ईद का परिवेश पहन लेते हैं। तो हमारा जो त्यौहार है हम उसके हिसाब से रहते हैं। तो हम ये कहते हैं कि हमारा भी अच्छा है, हम उनको दिखाएंगे तो वो हमारा पहनने लगेंगे, तो निश्चित है कि हमारी लकीर बड़ी हो जाएगी। हम उनको क्यों कहें भैया फटा मत पहनो? यानी कि आपकी संस्था ये कहती है कि आप मॉडर्नाइजेशन तो हो, लेकिन अपने कल्चर को, अपनी संस्कृति को आप मत भूलिए। बिल्कुल, एकदम आप अपने संस्कृति के साथ पक्का जुड़ाव रखिए। जब आप मजबूत होंगे, आप धनी होंगे, आपके पास मोटरसाइकिल होगी तो आपको मोटरसाइकिल देने वाला मिल जाएगा, कार होगा तो कार देने वाला मिल जाएगा, और आप भंगी भिखारी रहेंगे तो 5 रुपया मांगने जाएंगे तो लोग कहेंगे कि आगे जगह मांग लो यार, अभी फुटकर नहीं है। तो आप समझ लीजिए कि संस्कृति में भी ऐसी सोच होनी चाहिए और ऐसी समझ होनी चाहिए। दर्शकों, आपको मैं ये भी बता दूं कि चंद्रभूषण मिश्रा जी, जो कि पीटा यानी कि जो है नगर मिशन एक चलाते हैं मुगलसराय के अंदर, जिसका मुख्य उद्देश्य है स्वस्थ नगर, स्वच्छ नगर। तो आइए सर से बात करते हैं, सर के जो है जानते हैं पीटा के बारे में। सर, पीटा क्या है? पब्लिक इंटरेस्ट थिंकर असेंबली करके एक संस्था है, जिसका निक नेम आप कह लीजिए पिता। पिता संस्था, पिता फादर वाला जो है वो पिता संस्था की तरह से ये चर्चित है नगर में। हम सब स्वस्थ नगर की परिकल्पना करते हैं। स्वस्थ रहने के लिए स्वच्छ होना भी जरूरी है। तो इसको मिशन के रूप में हम लोग चलाते हैं कि जो शासन प्रशासन, जो व्यवस्थाएं हैं, वह स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण को अमली जामा पहनाए। और हमारा सामाजिक कर्तव्य क्या है कि इन व्यवस्थाओं को हम मजबूत बनाएं। जैसे हम सब मेडिकल कैंप लगाते हैं निःशुल्क, तो जो ज़रूरतमंद हैं, जिनको स्वास्थ्य की चिंता है, तो वो निश्चित है दिखाते हैं। उसके साथ हम उनको एक गाइडलाइन जारी कराते हैं डॉक्टरों के माध्यम से, बड़े बड़े हॉस्पिटलों के डॉक्टर बुला करके, कि कैसे रहें, क्या परहेज करें, कैसे किस चीज़ों में सफाई, बच्चों को कैसे, जैसे बाल संस्कार शाला में हम नाखून कितना रखना है, सफाई कैसे करना, ये सब बच्चों को हम लोग सिखाते हैं। इसमें बड़े लोगों को सिखाते हैं। तो हम सबका इसमें मिशन ये है कि नगर में जो काम नहीं हो रहा है, जो भ्रष्टाचार हो रहा है, उस पर भी हम आवाज़ उठाते हैं। ये भी एक गंदगी है, भ्रष्टाचार होना। तो हम इस पर भी ध्यान आकर्षित करते हैं, और साथ में नगर में सफाई को लेकर के और स्वास्थ्य को लेकर हम अभियान चलाते हैं। और इसी अभियान में चंदासी कोल मंडी में धूल मुक्त चंदासी के रूप में एक आंदोलन निरंतर हम लोग का चल रहा है। हम बताते चले कि इसी आंदोलन के यानी कि पीटा संस्था के माध्यम से धूल मुक्त चंदासी की एक संघर्षशील इन लोगों की जो है एक प्रक्रिया प्रारंभ थी।
तो सर ये क्या था ये? आप कभी अगर जीटी रोड से जाएंगे, मुगल सराय और बनारस दोनों बड़ा स्टेशन है, रेलवे स्टेशन, दोनों की यातायात के बीच में एक जगह चंदासी पड़ता है, जो एशिया प्रसिद्ध कोल मंडी हुआ करता था। कोल मंडी आज भी है, थोड़ा स्थिति पहले से डाउन। वहाँ आप जाएंगे तो अचानक जाएंगे तो ऐसा लगेगा कि धूल का तूफान आ गया है, चारों तरफ धूल ही धूल। एक ट्रक गुजर गई तो आगे दिखेगा नहीं, क्या हो जाएगा पता नहीं। तो हम लोगों ने देखा तो हम लोग को लगा कि हम सिर्फ देखते हैं और सिर्फ आसपास शिकायत करके रह जाते हैं, क्यों नहीं इस पर मुखर होकर आवाज़ उठाया जाए। तो कुछ साथियों के साथ, हमारे एक साथी हैं सतनाम सिंह जी, उनके साथ मिलकर के एक अभियान को हम लोगों ने आगे बढ़ाया। और इस अभियान के पहले ये टीम थोड़ी मजबूत हो गई थी, क्योंकि जो कोरोना काल में शिक्षा को लेकर के स्कूलों में जो फीस लग रहे थे, स्कूल बंद थे, उसमें हम लोग मुखर होकर प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ एक मिशन चलाए थे कि आप राहत दीजिए लोगों को फीस में। तो उस दौरान हम लोगों ने काफ़ी जगह पर स्कूलों के सामने भूख हड़ताल कर दिया था, उनके यहाँ जा कर के हम लोग लड़ाई लड़े थे। तो आंदोलन में एक रास्ता बन चुका था। उसके बाद हम लोग ने चंदासी को धूल मुक्त का मतलब वहाँ से व्यापार को नुकसान करना नहीं है हमारा, वहाँ जो धूल की मोटी परत लग जाती है उसका समाधान अस्थायी रूप से ढूंढना ये होना चाहिए। और सरकार से रिक्वेस्ट करना कि आप जो है ऐसा करिए कि ये सफाई कायम हो और ये धूल मुक्त वातावरण हो, क्योंकि आसपास में कॉलोनियाँ जो बस रही हैं वहाँ कपड़े जब पसार देंगे, सूखने के लिए आप फैला देते हैं, तो उस पर थोड़ी देर बाद बूंदा बूंदा जैसे लगेगा कि कहीं से काला काला कण आ जाएगा। और उधर से आप जाएंगे आएंगे तो ऐसा लगता है कि अगर सफ़ेद कबूतर लेकर जाते हैं तो जब चंदासी पार करके आप बाहर जाएंगे तो हो सकता है कि वो काला कौवा हो जाए, ऐसा मजाक लोग करते हैं, लेकिन वास्तव में व्यवहारिक में स्थिति वैसी है। उसके खिलाफ हम लोग का मूवमेंट है। सर तो ये आंदोलन, धूल मुक्त चंदासी आंदोलन कहाँ तक पहुँचा? धूल बरकरार है और स्थितियां अभी बहुत बदली नहीं हैं। जनता उस तरह से यहाँ खड़ी नहीं हो पा रही है। जनता चाहती है भगत सिंह दूसरे के घर पैदा हो जाए, आंदोलनकारी दूसरा हो जाए, सारा कुछ दूसरे लोग कर दें, उनको धूल मुक्त वातावरण मिल जाए। लेकिन जब तक जनता साथ नहीं आएगी, जब तक परिवेश पूरा नहीं आगे आएगा, तब तक निश्चित है कि कुछ बड़ा नहीं हो सकेगा। तो हमको लगता है कि अभी जो है बहुत कुछ सफलता तो नहीं मिली, लेकिन यहाँ पर एक तख्त और ताज बड़ा विचित्र बदल गया। उसको लोग कहते हैं कि चंदासी और हम लोग जैसे आंदोलनकारियों के कारण ऐसा हुआ कि यहाँ एक कम पढ़ा लिखा, जो राजनीति से कभी कोई संबंध नहीं रखता हो, वैसा सोनू किन्नर नाम से एक चेयरमैन हम लोगों ने चुन के ला दिया। और आप इसको जिस मामले में समझ लें कि आईना दिखाने के लिए आईना तो खरीदना पड़ेगा, तो सोनू किन्नर को हम लोग आईने के रूप में खरीदे। अब उसमें तस्वीरें क्या बनती हैं ये आगे समय बताएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि एक ग्रामीण क्षेत्र में रहते हुए, एक कस्बा में रहते हुए, एक नगर में रहते हुए सर ने वो जो संस्था चलाते हुए, जो एनजीओ चलाते हुए बहुत लोगों की मदद की। आप ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को जो है सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।